हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं जो सोल या फिर ड्यू में रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे नॉन रेगुलर हो, उसके जो आपका पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन है सेमेस्टर 4 में, उसकी हम यूनिट नंबर 2 करने वाले हैं। इसमें हमारा जो चैप्टर का नाम है ये है द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर देख लीजिए। तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसके होने के क्या कारण रहे हैं, क्या उसके जो परिणाम है वो रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें इसमें देखना है। और आपको मैं बता दूं, शीत युद्ध होता क्या है। कोल्ड वॉर आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 12th में। तो शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध जो है, हमेशा ऐसा लगता था कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या होगा, अभी युद्ध होकर रहेगा। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हमेशा ऐसा लगता था युद्ध होकर रहेगा, पर कभी भी युद्ध नहीं होता था, यानी कि रक्त रंजित युद्ध नहीं होता था। ठीक है, तो आपको इसकी जो डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। शायद इससे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें आपको बता रखा होगा। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शीत युद्ध क्या है। ठीक है, अभी हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में देखेंगे, तभी तो शीत युद्ध हमारा स्टार्ट होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि जब हमारा पहला जो विश्व युद्ध था वो समाप्त हो गया था, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से क्या है, दोबारा से युद्ध, विश्व युद्ध हुआ। युद्ध नहीं, विश्व युद्ध, जिसमें पूरा पूरा विश्व शामिल हुआ। उसके कारण हमें देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके आते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो देखिए, कारण की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो मेनली कारण रहे हैं, सबसे पहली बात, ये द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू होने का जो एक सबसे बड़ा और तत्कालिक कारण रहा है कि जो ब्रिटेन है, आपको ध्यान देना, ब्रिटेन और जो फ्रांस है, उन दोनों ने पोलैंड जो था उसको लेकर एक आश्वासन दिया हुआ था कि पोलैंड को सुरक्षा का आश्वासन दिया हुआ था कि अगर पोलैंड पे कोई भी आक्रमण करेगा तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है उससे लड़ाई करेंगे, उससे पोलैंड को बचाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो है इसमें एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर दिखाई दी। क्यों? क्योंकि पोलैंड पर क्या होता है, जो जर्मन है, जर्मन के पास इतनी शक्ति हो जाती है कि वो पोलैंड पर आक्रमण करता है। आपको ध्यान देना, पहला विश्व युद्ध भी जर्मनी जो है उसने स्टार्ट किया था और दूसरा विश्व युद्ध भी जर्मनी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण करता है और उसके भी कई कारण रहे हैं कि जर्मनी ऐसा क्यों करता है। ठीक है, तो एक तो इसकी विस्तारवादी जो एक वो शक्ति है उसको दिखाने के लिए और उसे अपनाने के लिए, यानी कि जो जर्मनी है अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ऐसा करता है। जब जर्मनी जो पोलैंड पे आक्रमण करता है तो ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या एक संधि की थी, एक समझौता किया था पोलैंड के साथ कि वो क्या करेंगे, उसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस क्या करते हैं, इसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ क्या करते हैं, युद्ध छेड़ देते हैं, यानी कि युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जर्मनी और जर्मनी जो है आपका धुरी राष्ट्र में आ जाता है और मित्र राष्ट्र में आपके ब्रिटेन फ्रांस ही आते हैं। ठीक है, इस तरीके से शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध। तो आपको ध्यान रखना है, जो युद्ध है वो कब स्टार्ट हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध, ये हुआ है आपका 1 सितंबर 1939 में। ठीक है, ये दिन था जिस दिन जो है द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो ये ब्रिटेन फ्रांस, क्योंकि इन्होंने पहला जो विश्व युद्ध है वो देख लिया था, इनका जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा उठी थी, यानी कि बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी। तो अब ये दोबारा से जो विश्व युद्ध है वो नहीं होना चाहते थे, यानी कि ये नहीं चाहते थे कि विश्व युद्ध दोबारा से हो। तो इसके लिए वो बहुत समय से चुपचाप बैठे थे। जर्मनी अपनी बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं कर रहा था जिसकी वजह से जो है युद्ध हो सकता था, पर ये चुप बैठे थे। पर आखिरकार कब तक चुप बैठा जाए? जब पोलैंड पर आक्रमण हुआ तो उसके बाद जो है ये जो मित्र राष्ट्र यानी कि जो ये ब्रिटेन है और फ्रांस है, वो दोनों उठ खड़े हुए पोलैंड की सुरक्षा को लेकर। ठीक है, तो इस वजह से युद्ध आरंभ हुआ था। अब इसके कारण देख लेते हैं, ये आपका तत्कालिक कारण के अंदर आ जाएगा और आपकी भूमिका जो होगी क्वेश्चन की उसके अंदर भी आ जाएगा। अब देखिए तत्कालिक कारण में देखिए तो वार्सराय की संधि। अभी वार्सराय की संधि क्या थी, ये जर्मनी, आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी जो है, जर्मनी पर वार्सराय की जो संधि है वो थोपी गई थी। तो ये क्या थी अभी बात करेंगे हम। और अगर आप आगे जाकर करते हैं सोशल साइंस से कुछ भी, तो आपके जो सिलेबस है उसमें ये जरूर आएगा। तो देखिए 1919 में क्या हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध है उसकी समाप्ति हुई थी। तो उसके बाद ये माना गया, मित्र राष्ट्र किसके बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में जो ये प्रथम विश्व युद्ध है ये हुआ था। तो ये माना गया, मित्र राष्ट्र जो थे उनका ये मानना था कि जर्मनी ने हमारा समय जो है वो ख़राब किया है, और इसके साथ साथ जो है
हमारे जो हमारा समय भी, हमारा धन भी, सब कुछ ख़राब किया है। तो इसका जो भुगतान है उसे करना पड़ेगा, इसका सबक उसे मिलना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो दोबारा से क्या करेगा, दोबारा से ऐसी जो अपनी जो क्रिया है वो करेगा और विश्व युद्ध जैसी जो प्रक्रिया है वो दोबारा से आरंभ हो जाएगी। तो इसलिए मित्र राष्ट्र क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इनका उद्देश्य था जर्मनी को सबक सिखाना, पर बाद में धीरे धीरे इनका उद्देश्य क्या हो गया, जर्मनी पर अपना प्रभुत्व जमाना इनका उद्देश्य हो जाता है। यानी कि वो क्या करते हैं, जर्मनी के ऊपर वायसराय की संधि थोपते हैं और इसमें उन्हें क्या है, वो जर्मनी के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से जो जर्मनी एक तरीके से जर्मनी के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ सही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी के कारण ये जो सम्मेलन है ये जो है दूसरे विश्व युद्ध जो है उसका बीज रखने का एक काम करता है, ठीक है। मित्र राष्ट्र क्या करते हैं, ये जो इनका एजेंडा होता है वायसराय की संधि, उसको हासिल करने के लिए जर्मनी पर कठोर दंड जो है आरोपित करते हैं। सैन्य और औपनिवेशिक जो शक्ति होती है उसमें प्रतिबंध लगाते हैं, यानी कि उनकी जो सैन्य शक्ति है वो भी बहुत ज़्यादा कौन ले लेते हैं, मित्र राष्ट्र ले लेता है उसकी सेना को जर्मनी की, कि वो दोबारा से कभी ऐसा ना करते, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो एरिया वगैरह होते हैं जर्मनी के, बहुत अच्छे अच्छे एरिया होते हैं, उसे वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रतिबंध वगैरह जो वो लगाए जाते हैं। इन्हीं कारणों से क्या हुआ था, जो अलग अलग विचारक है वो क्या कहते हैं कि जो जर्मनी है उसे अपमान महसूस हुआ, कि वो अपमानित हुआ है और इसी वजह से जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कुछ विचारकों का ऐसा कहना भी है, ठीक है। इसके साथ साथ इस सम्मेलन के द्वारा जो जर्मनी है उसके जो प्रतिनिधि हैं उन्हें किस तरीके से लाया गया था इस वार्साई संधि में, उसे जो है उनको कैदियों के रूप में लेकर आया गया था, ठीक है। और जर्मनी को इस जो ये पहला विश्व युद्ध हुआ था उसको लेकर जर्मनी को क्या है, वॉर गिल्ट भी करवाया गया था, कि यानी कि ये युद्ध जो हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, वॉर गिल्ट करवाया गया था, उन्हें गिल्टी फील करवाया गया था, ठीक है। तो ये सब कुछ था और बंदूक की नोक पर जो है उनसे हस्ताक्षर करवाए गए थे, क्योंकि जर्मनी से कहा गया था कि अगर तुम इस जो संधि है उस पर हस्ताक्षर नहीं करोगे वायसराय की संधि पर, तो हम दोबारा से जो है युद्ध शुरू कर देंगे। और जर्मनी के पास अब इतनी क्षमता नहीं थी पहले विश्व युद्ध में कि वो दोबारा से युद्ध करना शुरू कर दे, इसलिए उसे ज़बरदस्ती क्या है साइन करने पड़े, हस्ताक्षर करने पड़े, ठीक है। तो इन सारी घटनाओं की वजह से वायसराय जो संधि है उसको थोपने की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो प्रतिबंध है वो लगे हुए थे, और जब हम किसी पर ज़्यादा प्रतिबंध लगा देते हैं, हद से ज़्यादा लगा देते हैं, तो कभी ना कभी तो वो आवाज़ उठाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या हुआ, जर्मनी में एक जो लोग जो हो गए अपनी खुद की शासन व्यवस्था से तंग आ गए थे। उनका मानना था कि हमारे शासक ऐसे हैं कि उनकी वजह से क्या हुआ है, हमारे ऊपर इतने ज़्यादा जो प्रतिबंध है वो लगे हैं। इस कारण अब उनकी शासन व्यवस्था से उनका मोह भंग हो गया था जर्मनी के लोगों का। अब फिर वो क्या कर देते हैं, जर्मनी के जो लोग होते हैं वहाँ पर हिटलर को सपोर्ट करते हैं और हिटलर का उदय होता है। और इसी कारण क्या होता है, हिटलर जो है एक तरीके से बहुत खतरनाक जो व्यक्ति है वो निकल कर आता है और द्वितीय विश्व युद्ध जो है आरंभ हिटलर और एक इटली में मसोलनी होता है उसकी वजह से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा जर्मनी में वायसराय जो संधि थोपी गई थी उसकी वजह से किस तरीके से जो है यहाँ पर ये वायसराय संधि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उसके लिए जिम्मेदार ठहरी है, ठीक है। अब हम देखेंगे 1929 की महा आर्थिक मंदी। 1929 में क्या हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 में क्या हुआ था, वॉल स्ट्रीट बाजार में एक विश्व जो विकास है उसकी गति को महान आर्थिक मंदी जो है वो घेर लेती है, ठीक है। यानी कि पूरे विश्व में महान आर्थिक मंदी हो जाती है। अब आपको पता होगा जब आर्थिक मंदी होती है तो उस समय क्या होता है, देश की जो आर्थिक स्थिरता है वो खतरे में आ जाती है, ठीक है। आर्थिक अस्थिरता हो जाती है पूरे देश में, ठीक है। अर्थव्यवस्था चरमरा उठती है, बेरोजगारी हो जाती है, इसकी वजह से आर्थिक असुरक्षा बढ़ जाती है, इसकी वजह से लोकतांत्रिक जीवन शैली जो होती है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसकी वजह से। यानी कि इतने सारे कारण हैं, इतने सारे रीज़न हैं, इतने सारे जो हैं इसके इफ़ेक्ट कहेंगे, रीज़न नहीं कहेंगे, इतने ज़्यादा जो प्रभाव है वो पड़ते हैं आर्थिक मंदी से। और ये तो पूरे विश्व में महान आर्थिक मंदी हुई थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, इसकी वजह से राजनीतिक अस्थिरता हो गई और इसके साथ साथ देखा गया है कि जो यूरोप के देश हैं उनमें क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट नियंत्रण का जो विस्तार है उसका डर बढ़ने लग गया। यानी कि यूरोप के देशों को डर लगने लग गया कि अब जो है कभी कम्युनिस्ट नियंत्रण हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। कम्युनिस्ट नियंत्रण आपको पता होगा कि जो साम्यवादी जो नियंत्रण है वो हो जाता है, ठीक है।
तो लोकतंत्र वहाँ से हट जाता है। तो ये जो डर है यूरोप के देशों को लगना स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसमें जो जर्मनी और इटली जैसे जो लोग हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया और इन्होंने बहुत से जो यूरोपीय देश है उसमें अधिनायकवाद जो है उसे जो है बढ़ावा दिया और लोकतंत्र को हटा दिया और वहाँ पर तानाशाही सरकार की स्थापना कर दी और राष्ट्रवादी जो सरकार है उसे बिल्कुल हटा दिया। और आपको पता होगा इन्होंने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया कि लोग उस समय जब आर्थिक मंदी होती है, बेरोज़गारी हो जाती है आर्थिक मंदी के कारण और लोगों के पास धन की कमी होती है, भूखमरी हो जाती है, तो उस समय जो लोग होते हैं उनका जो होता है अपनी सरकार से जो होता है विश्वास उठ जाता है और वो सोचते हैं ये सरकार हट जाए। तो उस समय इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया मुसोलिनी और हिटलर के द्वारा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति जो भावना, अपनी राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म की जो भावना उठ रही थी उसको क्या किया, उसको लेते हुए उसी चीज़ पर फोकस करते हुए, यानी कि एक कहते हैं ना कि जो मछली की आँख में जो तीर गाड़ना, ठीक है, इसी तरीके से जो है इन्होंने ऐसा काम किया और इससे इन्होंने क्या किया, इस अधिनायकवाद की स्थापना कर ली अपने देश में। ठीक है, स्टार्टिंग में ये क्या है, पूरी तरीके से पार्टी में रहकर पूरी तरीके से जीत कर आए थे, पर धीरे धीरे इन्होंने तानाशाही जो है स्थापित कर ली। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है जिसकी वजह से क्या हुआ था, आर्थिक मंदी की वजह से जो लोकतंत्र के स्थान पर तानाशाही आई थी और जो हिटलर और मुसोलिनी जैसे जो लोग हैं वो जो हैं इटली और जर्मनी में उभर कर सामने आए थे और जो आगे चलकर जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसका बहुत बड़ा कारण बनते हैं। ठीक है, अगला जो कारण है इसका ये है, यूरोप में अधिनायकवाद शासन का उदय। अभी हमने बताया जैसे कि यूरोप में जो है अधिनायकवादी जो शासन है उसका उदय हो गया था। कई कारण रहे थे इसके उदय होने के। ठीक है, मूल रूप से अगर कारण की बात करें तो शासन व्यवस्था का जो उभार हुआ था उसे ये सभी साझा करते हैं। जैसे कि अगर युद्ध के बाद राजनीतिक जो उथल पुथल हुआ, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है राजनीतिक उथल पुथल हुआ था, ठीक है, भयावह आर्थिक परिस्थितियां हुई थी। ठीक है, मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ असंतोष था, यानी कि जनता अपनी राजनीतिक व्यवस्था से खुश नहीं थी। ठीक है, और जनता के अंदर राष्ट्रवादी भावना जो थी वो बढ़ रही थी। तो इन कई कारणों से क्या हुआ, यूरोप के जो देश हैं उनमें अधिनायकवादी जो सरकार है उसकी स्थापना हुई, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जर्मनी में हिटलर और इटली में जो है मुसोलिनी का उद्भव होना। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, जिसमें क्या होता है दोनों ही देशों में क्या हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थान पर तानाशाही जो है वो आ जाती है और वो पूरी तरीके से सैन्यकरण कर लेती है और क्षेत्रीय विस्तारवाद को बढ़ावा देती है। यानी कि सैन्यकरण का मतलब बहुत ज़्यादा सेना पर ध्यान देना। क्यों देते हैं सेना पर ध्यान, या तो अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए, या फिर विस्तारवादी जब धारणा होती है कि हम जो है अपने देश का विस्तार करें, अपने एरिया का विस्तार करें, अपने क्षेत्रीय विस्तारवाद करें, तो उस समय क्या करते हैं जो ये नेता होते हैं वो सेना पर ध्यान देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्र जो होते हैं उनका निर्माण करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से युद्ध जैसी स्थिति कायम होती है और वही चीज़ हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो हमने एक और कारण देख लिया है यहाँ पर। इसके बाद फांसीवाद का उदय किस तरीके से हुआ और नाजीवाद का उदय किस तरीके से हुआ और इसकी वजह से क्या है द्वितीय विश्व युद्ध किस प्रकार से हुआ। फांसीवाद आपको ध्यान देना है, फांसीवाद हुआ था इटली में। ठीक है, फांसीवाद शब्द जो है मुसोलिनी ने खुद ही स्वयं ही निकाला था और किसको लेकर, यानी कि मुसोलिनी जो इसका नेता रहा था फांसीवाद का, उसने खुद ही ये शब्द दिया था फांसीवाद, अपनी शासन व्यवस्था को फांसीवाद कहा था इसने जो राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था उसको इसने खुद ही क्या कहा, फांसीवाद कहा, क्योंकि इसके अंतर्गत इसने सत्ता पर कब्जा हासिल किया और इटली को क्या है प्राचीन रोमन साम्राज्य जैसे शक्तिशाली जो राज्य बनाने के लिए जो सपना है अपना, उसका सपना जो देखा था इसने अपना सपना, उसको साकार करने के पूरे प्रयास करे। तो इस व्यवस्था को ही इसने क्या कह दिया, फांसीवाद कह दिया। तो किसने कहा, मुसोलिनी ने कहा। ठीक है, और आपको पता होगा मुसोलिनी जो है उसके उद्भव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा। और मुसोलिनी क्या करता था, दक्षिणपंथी और जो अधिनायकवादी सत्ता है उसको समर्थन करता था। ठीक है, और लोकतांत्रिक उदारवादी जो विचारधारा है उसका विरोध करता था। ठीक है, इस विचारधारा के बहुत सारे घटक हो सकते हैं, जैसे कि अति राष्ट्रवाद, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी जो भावना है उसका होना, कि अपने राष्ट्र के अलावा किसी दूसरे राष्ट्र के बारे में ना देखना। ठीक है, और वर्तमान की जो तुलना में अतीत की महानता पर जोर, यानी कि जो मुसोलिनी हो क्या करता था, वर्तमान जो अभी वर्तमान में चल रहा है उससे ज़्यादा वो क्या करता था पुराने समय, जैसे कि हमने देखा जो प्राचीन रोमन साम्राज्य है उस जैसा खुद का जो ये था इसे बनाना चाहता था इटली को। ठीक है, तो जो ये है क्या करता था, वर्तमान की तुलना में अतीत की महानता पर जोर देता था। इसके साथ साथ राष्ट्र की स्थिति में गिरावट के लिए नस्लीय जो अशुद्धता है उसे दोषी ठहराता था।
ठीक है। यानी कि मुसोलिनी का मानना था राष्ट्र जो है उसकी स्थिति में गिरावट आ रही है। क्यों? क्योंकि नस्लीय जो अशुद्धता है वो कायम है इटली में। ठीक है, तो कई कारण हो सकते हैं और ये कई कारणों में ये बताए गए हैं कि इटली में जो मुसोलिनी है उसके उदय होने का क्या कारण हुआ है और क्यों वह दक्षिणपंथी और अधिनायकवाद जो सत्ता है उसको समर्थन करता था। ठीक है, और ये फांसीवादी शब्द जो है किसने दिया? मुसोलिनी ने दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अब देखिए, इटली में जब इन सारे कारणों की वजह से जो इटली है, जैसे जैसे जो इटली है वो क्या हुआ था, इटली आपको ये भी पता होना चाहिए कि इटली जो है प्रथम विश्व युद्ध में, जो पहला विश्व युद्ध था उसमें इसलिए मित्र राष्ट्र की तरफ शामिल था। ठीक है, प्रथम में तो मित्र राष्ट्र में था ये। ठीक है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था इसमें वो कहाँ पर था? धुरी राष्ट्र की तरफ था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इटली को मित्र राष्ट्र ने लुभाया था जो पहला प्रथम विश्व था उसके अंतर्गत। क्यों? क्योंकि उसे ये कहा गया था कि अगर हम जीत जाएंगे तो उसे बहुत ज़्यादा जो क्षेत्र है वो प्राप्त होगा और बहुत प्रॉफिट होगा इस प्रथम विश्व युद्ध से। पर क्या हुआ, जब इटली जो है मित्र राष्ट्र की तरफ से जीत भी गया पहले विश्व युद्ध में, उसके बाद भी क्या है उसे संतुष्टि नहीं हुई, उसे जितना मिलना चाहिए था उतना उसे नहीं मिला। तो इसी चीज़ को लेकर जो है, इसी चीज़ का बदला लेने के लिए वो क्या करता है, दूसरा जो विश्व युद्ध है वो करना चाहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है उसकी जनता भी जो है आक्रोश में आ गई थी। लोगों का मानना था कि हमें जो है हमें मिलना चाहिए। ठीक है, ये जो असंतोष के कारण जो इटली के लोग हैं उन्होंने आक्रोश में इस जीत को क्या कहा? उत्पीड़ित विजय, यानी कि हम शामिल हुए फिर भी हमें कुछ नहीं मिला, ऐसा कहना था इटली का जो था इटली के लोगों का प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, और बगैर जिनकी, क्योंकि हमें पता है जो विश्व युद्ध होता है उसमें जब भी युद्ध होता है तो जो राष्ट्र जीतता है उसे भी अपना सर्वस्व जो है सब कुछ उसमें लगा देना होता है। तो ऐसा इटली ने किया होगा, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति वो बिगड़ती गई थी। साम्यवादी जो गतिविधि है इस वजह से उसमें वृद्धि होती गई और दिन प्रतिदिन जो है स्थिति बिगड़ती गई। और इसी के कारण क्या हुआ, इन सभी चीज़ों की वजह से आखिर में आप देखेंगे जो मुसोलिनी है वो 1922 में क्या होता है, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आता है और उसके बाद वो 1926 में क्या होता है, जो राज्य व्यवस्था है उसे अधिनायकवादी व्यवस्था में बदल देता है और तानाशाही वहाँ पर कायम कर देता है। इस तरीके से होता है मुसोलिनी का उद्भव। और मुसोलिनी क्या करता है, फिर धीरे धीरे अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं उन पर कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हमें बताया गया है कि मुसोलिनी क्या करता है, मुसोलिनी जो है 1924 में जो सैन्यकरण है वो तेजी शुरू कर देता है। यानी कि सैन्यकरण यानी कि जो सेना पर खर्च है बहुत ज़्यादा कर देता है। ठीक है, और जो शस्त्र होते हैं उनका निर्माण बहुत जल्दी तेज़ी से 1924 में शुरू कर देता है। 1927 में वो क्या करता है, अल्बानिया पर जो है कब्जा कर लेता है। 1935-36 में ये जो इथियोपिया है उस पर अपना कब्जा कर लेता है। तो इस तरीके से वो लगातार क्या करता है, कब्जा करता हुआ चलता है यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों पर, जिसकी वजह से क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखें नाजीवाद का उदय। नाजीवाद के उदय के कारण भी क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नाजीवाद जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये उस शासन व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका उदय जो है जर्मन में हुआ था हिटलर के कारण, हिटलर के नेतृत्व में। ठीक है, अब देखिए ये जो हिटलर था वो राष्ट्रवादी सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी या फिर जैसे हम नाजी पार्टी कहते हैं, इसकी सत्ता में यानी कि इस पार्टी के अंडर जो है हिटलर जो है सत्ता में आया था। ठीक है, वैचारिक रूप से अगर हम हिटलर की बात करें, अगर हम नाजीवाद की बात करें तो ये जो सिद्धांत किस में विश्वास रखता था, ये सिद्धांत विश्वास रखता था सामाजिक देखिए यहाँ पर ये दिख नहीं रहा, डार्विनवाद जो है इस पर विश्वास रखता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हिटलर जो है वो अगर देखें तो हिटलर जो है तीसरे रिच को लेकर, यानी कि जो जर्मनी है, जर्मनी पर हिटलर का समर्थन कैसे मिला जर्मनी के लोगों को। ठीक है, तो जर्मनी के जो लोग हैं इसलिए नाराज़ थे अपनी शासन व्यवस्था से, क्योंकि जर्मनी जो है उसके ऊपर वारसाई संधि थोपी गई थी, जैसे हमने पहला डिस्कस किया है। तो जर्मनी के लोग जो अपनी शासन व्यवस्था से नाराज़ थे और वो हिटलर को समर्थन करते जा रहे थे। और हिटलर जो बहुत ज़्यादा जो युद्ध वगैरह वो जीत चुका था। ठीक है, तो हिटलर जो होता है इसी वजह से उसे समर्थन मिलता है। और हिटलर क्या होता है, 1933 में वो चुनाव जीतता है राष्ट्रवादी सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी यानी जिसे नाजी पार्टी कहा जाता है, उससे जो चुनाव है वो जीतता है और उसके बाद जो है वो चांसलर बनता है। ठीक है, आपको ध्यान देना वो पहले चांसलर बनता है 1933 में। ठीक,
इसके बाद क्या है, वो धीरे धीरे सत्ता जो है चांसलर से हटकर वो धीरे धीरे क्या करता है, पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है जर्मन की। ठीक है, इसके बाद वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जो थर्ड रीच जिसे हम नाजी विचारधारा है उसका जो नियंत्रण है उसमें सबको लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि अपनी जो नाजी जो विचारधारा है उसमें सबको लेना स्टार्ट कर देता है, और इसमें वो साम्राज्यवादी जो साम्राज्यवादी या विस्तारवादी जो नीति है उसका जो क्या करता है यहाँ पर प्रयोग करता है। उसके साथ साथ सैन्यीकरण की जो नीति है उसका जो है प्रमुख उद्देश्य भी रहा था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार से वो क्या करता है, किस प्रकार से जो अगर नाजी शासन जो है उसका उद्भव के कारण देखेंगे तो वार्साई संधि जो है सबसे पहली जो है, क्योंकि जिससे जर्मनी लोगों को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा था, क्योंकि उनकी आर्थिक राजनीतिक और सबसे महत्वपूर्ण उनकी जो मनोवैज्ञानिक जो नुकसान है उन्हें हुआ था। ठीक है, क्योंकि वो अपमानित हुए थे इसमें। ठीक, और आर्थिक जो महामंदी रही है इसकी वजह से भी जो है नाजी जो शासन है उसका उद्भव हुआ था। वीमर गणराज्य की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण हुआ था। ठीक है, लोकतंत्र से जर्मनी लोगों का विश्वास जो है हट जाना इसकी वजह से, और हिटलर की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण जो है जो लोग हैं उन्होंने नाजी शासन का पूरी तरीके से क्या किया था, समर्थन किया था। ठीक है, और जो हिटलर होता है वो भी क्या करता है, मुसोलिनी की तरह धीरे धीरे अपने जर्मन में पूरा जो है दबदबा करने के बाद अपने आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन पर कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि किस प्रकार से वो कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आखिर में जर्मन क्या करता है, पोलैंड पर भी आक्रमण करता है। ठीक है, जब वो पोलैंड पर आक्रमण करता है तो ब्रिटेन और फ्रांस जो पोलैंड से एक समझौते के तहत एक संधि के तहत जुड़े हुए थे कि हम पोलैंड की सुरक्षा करेंगे, एक वादा किया हुआ था पोलैंड से, तो उसी वादे को निभाने के लिए वो क्या करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में आ जाते हैं। तो जर्मनी के वजह से ही क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। तो ये हमने पूरा देख लिया। अब इसके देखिए विस्तारवादी शक्ति के प्रति तुष्टीकरण की नीति। यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यूरोप में पहले विश्व युद्ध के बाद जो फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जो है ये जो मित्र राष्ट्र में शामिल थे, ये मित्र राष्ट्र के जो देश थे वो दोबारा से नहीं चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध हो। इसी वजह से वो क्या करते हैं, इसी वजह से वो जो हैं बहुत सारी जो जैसे कि इन्होंने कॉमन सिक्योरिटी नीति जो है उसकी जो इन्होंने स्टार्ट की थी मित्र राष्ट्र ने, पर धीरे धीरे ये भी ख़त्म होती गई, और इन्होंने ये जो है ठाना था कि चाहे कुछ हो जाए हम जो है युद्ध नहीं करेंगे, हम जो है आक्रमण नहीं करेंगे, हम शांति से रहेंगे, शांति प्रिय रहेंगे। ठीक है, और इसी के कारण बहुत टाइम तक जो जर्मनी में जो हिटलर का दबदबा उछलता गया और इतना उछल गया कि आसपास के क्षेत्रों को वो घेरता गया, और इटली में भी इस तरीके से मुसोलिनी ने सारे जो आसपास के क्षेत्र हैं उन पर कब्जा करना शुरू किया। तब तक भी ये कुछ नहीं बोले, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम कुछ करेंगे तो सीधे ये द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी विचारधारा थी मित्र राष्ट्र की, कि इन्होंने शुरुआत में ही जर्मनी और इटली पर नियंत्रण प्राप्त नहीं किया, शुरुआत में ही इटली और जर्मनी को रोका नहीं, जिस वजह से जर्मनी और इटली के जो ये नेता थे इनकी जो ताकत थी वो बढ़ती चली गई। जब हमें स्टार्टिंग में कोई रोक देता है कि ये गलत काम है, नहीं करना है, फिर हमें कुछ भी दंड वगैरह दिया जाता है, तो हम नेक्स्ट टाइम से वो काम नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से अगर जर्मनी और इटली के जो नेता हैं उन्हें रोक दिया जाता, तो हो सकता था जब उन्होंने पहली बार आक्रमण किया था तभी अगर उन्हें रोक दिया जाता तो नेक्स्ट टाइम ऐसा काम नहीं करते। तो ये जो रही है ये तुष्टीकरण की नीति रही है, इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यही चीज़ यहाँ पर बताई गई किस तरीके से जो फर्स्ट टाइम इन्होंने जो आक्रमण किया फिर भी इन्हें नहीं रोका गया। निशस्त्रीकरण सम्मेलन जो हुआ था यूएनओ में, और यूएनओ नहीं था उसका नाम पहले लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन में जो निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था ये भी बिल्कुल असफल ठहरा। ठीक है, और 1937 में जो लीग ऑफ नेशंस से क्या हो गया था, इटली अलग हो गया था। और इसी चीज़ को देखते हुए इटली जैसे ही अलग हुआ और उसने क्या किया 1935 में जब ये जो इथियोपिया है इस पर आक्रमण किया था और 1936 तक इस पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये रहा था इटली का। तो इसी चीज़ को देखते हुए जर्मनी ने भी क्या किया, जर्मनी ने भी जो राइनलैंड है उस पर अपना 1936 में क्या किया, जो कब्जा है वो कर लिया, और 1938 में ऑस्ट्रेलिया पर कर लिया। तो पहले तो जो है जर्मनी अलग हुआ लीग ऑफ नेशन से, उसको देखते हुए जो है इटली अलग हो गया लीग ऑफ नेशन से। यानी कि जो लीग ऑफ नेशन जो शांति कायम करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया था उसको अब कोई नहीं मान रहा था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो निशस्त्रीकरण वगैरह है या शांति जो स्थापना है, इन सारी चीज़ों को अलग करके विस्तारवादी अपनी नीति को बढ़ाकर ये जो है आगे बढ़ते चले गए। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं।
इसके बाद और भी कई कारण रहे जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जैसे कि अन्य कारणों में बात की जाए तो राष्ट्रसंघ और सामूहिक सुरक्षा की विफलता, यानी कि राष्ट्रसंघ उस समय में लीग ऑफ नेशन था, तो लीग ऑफ नेशन जो है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले स्थापना हो गई थी उसकी, तो वो जो है वो असफल रहा, कई तरीके से असफल रहा। उसने जो है निशस्त्रीकरण के लिए जो भी नीतियाँ बनाई उसे कोई नहीं मान रहा था, यानी कि जर्मन और इटली तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। ठीक है, 1920 से लेके 1930 जो ये इसके बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से जो है मित्र राष्ट्र की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर हमें दिखाई देता है। देखिए, जैसे कि इटली द्वारा जब अबिसिनिया पर आक्रमण किया गया था, तो उसके बाद जो है राष्ट्रसंघ ने पहली बार किसी राष्ट्र को आक्रामक जो है घोषित किया, उस पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है, लेकिन ये प्रतिबंध जो है बहुत लंबे टाइम तक नहीं ठहरे। ठीक है, ये प्रभावी नहीं हुए, यानी कि इटली ने ये प्रतिबंध नहीं माने अपने ऊपर। ठीक, और इसके बाद जो है दूसरी बार जो अगर देखिए वही दूसरी और जो मंचूरिया है उसने जापान के, यानी कि जापान ने मंचूरिया पर क्या कर लिया था, अपना हस्तक्षेप कर लिया था। ठीक है, तो जापान द्वारा जब आक्रमण किया गया तो उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई लीग ऑफ नेशन के द्वारा, पर लीग ऑफ नेशन को ये कुछ भी नहीं मानते थे। ठीक है, और आपने देखा जैसे कि अलग भी हो गए थे लीग ऑफ नेशन से, तो ये कुछ भी नहीं मानते थे, अलग हो गए थे। तो इस तरीके से लीग ऑफ नेशन कहीं ना कहीं इसकी जो शक्ति है कहीं ना कहीं छूटती चली गई, लीग ऑफ नेशन को स्वीकार करना बंद कर दिया गया। तो एक असफलता लीग ऑफ नेशन की यहाँ पर देखने को मिलती है, और सामूहिक सुरक्षा की जो विफलता है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखिए निशस्त्रीकरण की विफलता, यानी कि जो निशस्त्रीकरण है कि हमें शस्त्र नहीं बनाने हैं, शस्त्र अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है, इसको लेकर क्या किया गया था, इसको लेकर एक जिनेवा में 1932 में जिनेवा में जो है हथियारों की जो मात्रा है उसकी कमी करने के लिए और उसके निर्माण पर सीमा लगाने के लिए जो है एक सम्मेलन किया गया था जिसका नाम था निशस्त्रीकरण सम्मेलन। ठीक है, ये सम्मेलन किया गया था, इसमें जो है जो अस्त्र वगैरह हैं उनके निर्माण पर रोक लगाने थी। ठीक है, तो यह जो सम्मेलन है निशस्त्रीकरण अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो निशस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ द्वारा क्या गया था, सामूहिक प्रयास किए गए थे, आम सहमति बनाई गई थी। ठीक है, कि हम जो है यूएसए ने मान लिया कि हम जो हैं हम शस्त्र वगैरह जो हैं बहुत कम बनाएंगे। ठीक है, और सोवियत संघ ने वहाँ से ऐसी बात मानी। पर अगर अब हम देखें तो जर्मनी जो है, जर्मनी कहीं से भी अपने ऊपर कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं चाहता था, तो उसने 1933 में, ठीक है 1933 में उसने शस्त्रीकरण जो दोबारा से शुरू कर दिया और हथियारों की जो दौड़ है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई। अब जर्मनी बनाएगा तो बाकी देश को पीछे रहेंगे। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण की विफलता भी एक कारण देखा जा सकता है द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्ट होने में। ठीक है, अब देखिए और भी कई कारण रहे हैं जैसे कि जातीय अल्पसंख्यक की समस्या। जातीय अल्पसंख्यक की जो समस्या थी वो भी विद्यमान थी। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा एक आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है वो रखा गया, पर उसे किसी ने भी नहीं माना, यानी कि अपना जो देश है उसे निर्माण करने में किसी ने भी जो है ये आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है कि हम कहाँ पर रहेंगे, लोग ये खुद डिसाइड करें, तो वो चीज़ नहीं मानी गई। ठीक है, तो ये जो है इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो चेकोस्लोवाकिया है और पोलैंड है उसमें बड़ी संख्या में जो जर्मनी थे वो बहुत बड़ी संख्या में निवास करते थे। तो यानी कि पोलैंड में जो है जर्मनी के लोग थे, इसी वजह से तो पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किया था कि जर्मनी जो लोग हैं पोलैंड में रहते हैं और उन्हें अपने देश में शामिल कर लिया जाए। और जर्मनी जो है उसका मानना था कि जो पोलैंड है, पोलैंड एरिया हमारा ही होना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत अधिक संख्या में हमारे लोग रहते थे। ठीक है, इसी तरीके से रोमानिया और पोलैंड में क्या है, अल्पसंख्यक देखे जाए तो रूसी अल्पसंख्यक थे। ठीक है, और रोमानिया और यूगोस्लाविया में जो हंगेरिया है वो अल्पसंख्यक थे। तो अल्पसंख्यकों के कारण क्या हुआ, जो अल्पसंख्यक हैं उनका मानना था कि हम अपने देश में चले जाएं जहाँ पर हमारी कदर हो। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर जो अल्पसंख्यक होते हैं, जहाँ पर जो संख्या जिसकी भी कम होती है उसकी वैल्यू इतनी नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से उनका मानना था कि अपने पड़ोसी देश जिसमें उनके जो जाति है उनकी जाति रहती है उसमें हम चले जाए, उसमें हम शामिल हो जाए। इसी वजह से भी क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। अब तत्कालिक कारण तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि तत्कालिक कारण जो है इसका क्या रहा है। तत्कालिक कारण यही रहा है कि पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था जर्मनी ने,
1 सितंबर 1939 वाले दिन जो जर्मनी ने आक्रमण किया था पोलैंड पर अपने रक्षा बल के द्वारा, और इसके बाद जो है जो इसके जवाब में जो ब्रिटेन और फ्रांस है जिसने गठबंधन किया था सैन्य गठबंधन के साथ पोलैंड के साथ कि उस पर कोई भी आक्रमण होगा तो हम उसका साथ देंगे, तो वो क्या करते हैं, इसके जवाब में जर्मनी पर आक्रमण करते हैं और फिर क्या हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध किस तरीके से स्टार्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया, और इसके जो बाकी जो बच गया वो चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कैसी लगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।